अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। पेट्रोल रोज़ महंगा हो रहा है और बल्कि अब तो मिलना भी दुश्वार है। हुकूमत पेट्रोलियम तंजीमों के मुतालबात मानने को तैयार है, मगर आवाम को रिलीफ देने को ये हुकूमत आखिर तैयार क्यों नहीं है? पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ मगर आवाम का सब्र अलबत्ता ख़त्म होता जा रहा है। आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक की मनवाते हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि यौमिया कीमतों में रद्दोबदल के खिलाफ पेट्रोल पंप्स की मुजव्वज़ा हड़ताल मौखर कर दी गई और मुमकिन ईंधन बहरान का ख़तरा टल गया। लेकिन असल सवाल यह है कि हड़ताल वाकई ख़त्म हुई है या सिर्फ चंद दिनों के लिए मौखर हुई है। जैसे ही हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर होने का ऐलान हुआ, तो चंद ही घंटों बाद पेट्रोल पंप मालिकान के एक धड़े ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए जो शटर डाउन उनकी हड़ताल थी, पेट्रोल की सप्लाई रोकने की जो उनकी हड़ताल थी, उसको करने का ऐलान कर दिया। जबकि अली परवेज़ मलिक ये कहते हैं कि हुकूमत डीलर्स के मार्जिन समेत तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा है और मुताल्लिका जो समरी है, मुताल्लिका जो मैटर है, वो वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। ओगरा और तमाम स्टेक होल्डर्स मुशावरत में शामिल होंगे और अगर नहीं हो सका कुछ तो हम 2 हफ्तों में दोबारा बैठेंगे, फैसला कर लेंगे। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। हड़ताल मौखर करने का ऐलान उनकी नुमाइंदगी नहीं करता और हड़ताल का ऐलान अपनी जगह बरकरार है। यानी एक ही मामले पर 2 दावे हैं, 2 मौक़िफ़ हैं और परेशान आम शहरी। उधर अमेरिका ईरान जो कशीदगी है बहर अहमर में हौसियों की कार्रवाइयाँ हैं, उससे आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो $96 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी है, जबकि WTI जो है वो इस वक्त $88.260 फ़ी बैरल पर जा पहुँचा है। पाकिस्तान में रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल के नए निज़ाम ने आवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा किया है। सिर्फ 3 दिन में डीजल ₹20.69 फ़ी लीटर महंगा हुआ है। कीमत ₹354.35 से बढ़कर अब ₹375.04 फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल में भी सिर्फ 3 दिन में ₹11.32 का इजाफा हुआ है। कीमत ₹315.80 से बढ़कर ₹327.12 फ़ी लीटर हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 3 दिनों में सिर्फ एक मरतबा 35 पैसे की मामूली कमी की गई, पहले दिन जब ओगरा ने टेक ओवर किया इस सारे मामले को। लेकिन उसके बाद होने वाले मुसलसल इजाफों ने वो कमी भी बेमानी कर दी। वैसे वो 35 पैसे की कमी ऑलरेडी थी भी बेमानी है। आवाम का शिकवा खैर यही है कि जब पेट्रोल महंगा होने की खबर के बाद पंप्स पर लंबी कतारें लग जाती हैं, सिर्फ 1 या 2 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा होता है, तो फिर जब कीमत बढ़ती है तो वही पेट्रोल पंप बग़ैर किसी कमी के जितना चाहें पेट्रोल कैसे दे देते हैं। ये जो सप्लाई का फ़्लो है ये कैसे मैनिपुलेट होता है, ये निज़ाम किसके लिए है, कौन इससे फ़ायदा उठाता है? दूसरी तरफ हुकूमत डीलर्स और ओनर्स के मार्जिन में इजाफे पर आमादा नज़र आती है। उनके मुतालबात पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, यकीन दहानियाँ भी हो रही हैं। आपने अली परवेज़ मलिक को सुना है, वो कहते हैं कि इसको डिस्कस कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए रिलीफ की कोई खबर नहीं आती है। डीलर्स अपना मार्जिन कम करने पर तैयार नहीं है, ये उनका कारोबारी मौक़िफ़ है, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत भी अपनी पेट्रोलियम लेवी में कमी करके आवाम का बोझ कम नहीं कर सकती, या फिर जोर है वो सिर्फ लेवी का हदफ पूरा करने पर ही है? और अब लेवी का हदफ क्या है? 1676 एग्जैक्टली पहले नंबर आ रहा था। अब अली परवेज़ मलिक क्या कह रहे हैं कि उनका हदफ क्या है? लेकिन सवाल वही है कि जब हर बहरान का बोझ आवाम नहीं उठाना है तो फिर रिलीफ किसके लिए महफूज रखा गया? वो 1.8 अरब की जो फैसिलिटी दी जा रही है ब्यूरोक्रेट्स को, क्या ये पैसे वहाँ जाने हैं, या हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर अपना जो टैक्स का बोझ है जो उसने तनख्वाहदार पे कम किया वो यहाँ से कम करके कहीं और से पूरा कर रही है? यानी हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। एग्जैक्ट पे हो क्या रहा है? डीलर्स को क्या गारंटीज़ करवाई गई हैं? पेट्रोल पंप मालिकान को क्या कहा गया है? इस सब को हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों जो फ्रंट्स हैं ये आपस में इंटैक्ट क्यों नहीं है? इन दोनों का एक मौक़िफ़ क्यों नहीं था? क्यों ये पार्सल हड़ताल और पार्सल मुज़ाकरात कामयाब हुए? इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे हुमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन, और अमीर खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब, एग्जैक्टली मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है? कल मामला तय हो गए, ऐलान हो गया, लेकिन फिर ये बंदिश वाला मामला जो है ये एग्जैक्टली किस बुनियाद पर, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात रह गए हैं? ये तो धोखा नहीं होता, जैसे बंदा वजीर ने अपने साथ 2-3 बंदे खड़े कर दिए और उन लोगों का एसोसिएशन के साथ कोई उनके पास भी थी और उसने हमारे इस टेम्पो को तोड़ने के लिए और टैक्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं, ज्यादती करते हैं, FIR करते हैं। पंजाब में खासकर तो बहुत मतलब ज्यादती है। तो ये उनका एक टैक्टिस था जो इस हद तक तो शायद कामयाब हो गया है कि वो जो चीज़ें थी वो फैल गई और लोगों को, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब
रिकवर होना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों के जहन में आपको पता है कि मीडिया पे जब बात आ जाए तो मीडिया वाले भी बड़े अजीब किस्म के हैं कि वो मीडिया वाले उनको जानते तो नहीं थे कि जो साथ खड़े हैं इनके पास अथॉरिटी भी हैं, ये बोल भी सकते हैं कि नहीं, इनके पास पावर भी हैं, इख्तियार भी हैं, इनके पास कोई नोटिफिकेशन भी है। बस लेकिन वो आपको पता है कि जब इस किस्म का काम करना होता है उसके लिए कोई वो नोटिफिकेशन वजीर साहब के साथ खड़े थे, वजीर होती। साहब की गुफ्तगू हमने सुनवाई तो साथ में वो भी गुफ्तगू सुनवाई। आप कह रहे हैं कि वो जो ओहदेदार खड़े थे वो नोटिफाइड नहीं है, वो ओहदेदार नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है। देखो ये तो हमारे कौम या किसी जगह पे आप इस किस्म की चीजों को देख लें कि वो शायद जाती मफाद के लिए या पता नहीं क्या उसका है, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि एक बहुत बड़ा काज है, 14-15 हज़ार डीलर है और उन्होंने हमें ये ओहदा सौंपा है और उनका ये ओहदा हमारे पास अमानत है। हम अगर उसमें कोई बेईमानी करे, दो नंबरी करे, अपना ईमान बेचे अपने फायदे के लिए, हाँ ये हो सकता है कि हम जिस पर काम के लिए फाइट कर रहे हैं वो इज्तिमाई हमारे काज है, उस इज्तिमाई काज में मुझे भी अच्छा, ये फायदा इज्तिमाई कॉज, और होगा। कल मैं इसी बात पे अमीर खान साहब से कल भी हमने बात की थी। अमीर साहब, आपसे जब हमारी कल बात हुई थी तो आपने कहा कि सबको एक साथ हो के सबको मुशावरती अमल का हिस्सा बनाकर बात की जाए। फिर क्या हुआ कि डीलर्स की बात मान ली गई, उनके मार्जिन वाले मामलात को सुन लिया गया, समझ लिया गया, लेकिन पंप ओनर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह रह गए। जैसे आपने सुना, वो कह रहे हैं धोखा है। ये हमायूं साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे और हमारी अप्रूवल से बैठे हुए थे। अब वहाँ पे जो डिस्कशन हुई या जो एक याददाश्त साइन हुई या मिनट्स जो है ना रिकॉर्ड किए गए, उस मुताबिक हम लोगों ने एग्री किया कि ठीक है ये हम 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करते हैं। लेकिन बाद में बात ये हुई कि डीलर जब हम ग्राउंड पे आए और हमने ये इम्पोज करने की कोशिश की कि कल स्ट्राइक करो, तो अक्सर लोगों ने खुद से पंप बंद कर दिए। अब जब पंप बंद हो गए तो उसमें मतलब है कि हमारी तो ठीक है कि पहले हमारी ख्वाहिश थी कि हम स्ट्राइक पे चले जाए, लेकिन हमारी एसोसिएशन की जब उनसे मीटिंग हुई और बातचीत हुई तो उसके बाद हम लोगों ने जो है ना पोस्टपोन कर दिया। अब हुमायूं खान के नुमाइंदे थे या नहीं थे उसका मुझे इल्म नहीं था। आपने किस यकीन दहानी पे वैसे इसको पोस्टपोन किया? पोस्टपोन कर 2 हफ्ते के लिए। किस यकीन दहानी पे पोस्टपोन किया 2 हफ्ते के लिए? अमीर साहब, आपने किस यकीन दहानी पर इसको 2 हफ्ते के लिए मौखर किया? तो उन्होंने एक तो ये किया कि हम इसको जो है ना महीने, हम लोगों ने कहा कि ये मैकेनिज्म जो है डेली चेंजेस का इसको ले जाए महीने पे। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था इनको कि ठीक है जी महीने पे या 15 दिन पे भी चल जाता, लेकिन ये भी वो दूसरे अभी फिर अनाउंस हो गया कि 6 रुपए बढ़ गए। ये काबिल कबूल किसी सूरत भी नहीं है। हमारे मार्जिन का मामला 3 साल से चल रहा है और हम लेटर लिख लिख के थक चुके हैं। ये हमें टाइम ही नहीं देते, मिनिस्ट्री टाइम ही नहीं देती थी। और ओगरा वही गेंद कभी इधर कभी उधर, जी ओगरा वालों से मिल लो, डीजी वाले से मिल लो, ओगरा से ही हमारा ज्यादा होता था। तो ओगरा वाले बेचारे उनके पास क्या इख्तियार है? तो जब तक मिनिस्टर अप्रूव मैं ये वो बहाना वाली बात पे उन्होंने एग्री किया नहीं किया, ये मैं दोबारा आपकी तरफ सवाल लेके आता हूँ। हुमायूं साहब, आपके क्या कंसर्न्स रह गए? यानी आपकी तो बात वहाँ पहुंची नहीं, आप कहते हैं आपके ओहदेदार ही नहीं थे। आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे मामले को लेकर जो आप पहुंचाना चाहते हैं हुकूमत तक, वज़ीर पेट्रोलियम तक? जो सर इसने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस चैनल पे जो वीडियो आई है उसमें हमारी वीडियो भी थी, लेकिन हम उसके साथ खड़े नहीं थे। उन्होंने ये टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किया कि लोगों को किस तरह इनकी तस्वीर दिखा के ये हम कायल कर दें कि जो इनका शटडाउन है वो ख़त्म हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि मिनिस्टर के साथ तो हमारी जो है ना मीटिंग हुई है, लेकिन वो मीटिंग नाकाम हुई है क्योंकि हम किसी एजेंडे पे नहीं पहुंच सके। हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि जो आपने फैसला करना है हमारे साथ यहाँ पे बैठ के तहरीरी फैसला होगा, कमिटमेंट होगी, एक एग्रीमेंट होगा। आपके मुतालबात क्या थे? एग्रीमेंट के हमारे मुतालबात तो ये जो डेली प्राइस चेंज है ये था और कमीशन परसेंटेज में था। इसके साथ और काफ़ी सारे मुतालबात है जिसमें चेयरमैन ओगरा भी बैठा हुआ था और ये सेक्रेटरी भी बैठा हुआ था, पेट्रोलियम डीजी आयल बैठा हुआ था। उन कंसर्न जो मुतलका लोग बैठे हुए थे उनके साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अमीर खान साहब कह रहे हैं कि उनको ये यकीन दहानी करवाई गई कि माहाना बुनियादों पर कीमतों के तयन को लेकर फैसला हो जाएगा।
वो इस बात पे मान गए, आप क्यों नहीं माने? आप चाहते थे फौरन तहरीरी मुआहदा हो? जी मैं आपको बताता हूँ ना, आमिर खान हमारे, जी मैंने बात करनी है। जी हुमायूं साहब बताइए, आप बताइए हुमायूं साहब पहले। मैं जो है ना, ये आमिर खान हमारे भाई हैं, बड़े भी हैं। देखो ज़हन में रख लो कि ये जो मीटिंग हुई है और उन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, इन्होंने तो मीटिंग के लिए ना तो मिनिस्टर को कहा था, और ये मिनिस्टर को तो हमने मीटिंग कहा था, मीटिंग हमारे साथ होनी थी। इनको जब पता चल गया कि ये शटडाउन की तरफ जाएंगे, इन्होंने आसानी से नहीं माना। फिर उन्होंने इनके ग्रुप के बंदे बुला लिए, इनके ग्रुप के बंदे बुला लिए कि अब दोनों हम खेलेंगे, मतलब दोनों को इस्तेमाल करेंगे, आपस में इनका क्लेश हो जाएगा और हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा आपस में कोई क्लेश भी नहीं है, लोगों को गलतफहमी है, लेकिन जो वहां पे मकामी उनके बंदे खड़े थे, लेकिन वो तासुर ये दिया गया है कि हम दो लोग हैं। हम दो लोग नहीं है, हमारा जो एजेंडा है वो एक है, हमारी काज एक है। तो इसमें थोड़ी जो है ना वो सोच का है, जो वो लोग थे वो गलत ट्रैप हो गए हैं मेरी समझ के मुताबिक, या उन्होंने हमारे जो शटडाउन का जो काल थी उसको थोड़ा सबोताश कर दिया, क्योंकि मीडिया पे आने की वजह से। तो अब जो कि अगर ये अली परवेज मलक साहब ये कहते हैं कि शटडाउन खत्म हो गई है और बात खत्म हो गई, तो फिर ये शटडाउन क्यों हुआ है? मतलब आपके कितने पंप बंद रहे ये तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन अमीर साहब क्या बुनियादी तौर पे हुकूमत ने ये कह दिया है कि वो आपके कहने पर माहाना बुनियादों पर कीमतें तय करने का फार्मूला जो है, जो पहले भी नाफिज था, उस पर वापस जाएगी? कब से जाएगी? ये हमारा मौक़िफ़ ये था, जो हमने ब्रीफ किया था अपने नुमाइंदों को कि आप मिनिस्टर के पास जा रहे हैं मीटिंग करने, तो हमने एक क्लियर स्टांस दे दिया था कि इन पॉइंट पे बात करनी है। अगर वो आपको रिटर्न में देते हैं और मिनट्स में शामिल करते हैं तो हम एग्री। तो वो जो हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, उसमें राजा वसीम साहब थे और चौधरी बाबर साहब थे। तो उन्होंने यही कहा कि जी जो हमने पॉइंट दिए हुए थे उसमें 4-5 पॉइंट थे। सबसे पहले तो ये था कि शॉर्ट डेली बेसिस पे खत्म किया जाए, ये जो है रेट मैकेनिज्म चेंज किया जाए, महीने पे ले जाए। तो वो तो नहीं माना, फिर भी आपने एहतजाज खत्म कर दिया। मार्जिन किया जाए। उसके बाद दूसरी बात ये था, दूसरे और मसले थे कि कंपनी के साथ ओगरा और पॉलिसी मेकिंग में हमारे बाकायदा नुमाइंदगी दी जाए, बगैर उसके कोई कानून साजी ना की जाए जब तक पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अप्रूव मेंबर ना बैठे हो, जो एसोसिएशन की तरफ से अप्रूव है कि मैं अमीर साहब जरा इसको एक एक करके कदम ब कदम लेके चलना चाह रहा हूँ ना। महाना बुनियादों पे आपके साथ बोला गया कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन नहीं माने। कुछ ही देर बाद रोजाना की बुनियाद पे कीमतों से मुताल्लिक आ गया, तो आपको क्या गारंटी, क्या एश्योरेंस दिलाई गई कि कब से इसको कंसिडर करेंगे? महाना बुनियादों पे कब से जाएंगे इस फार्मूला पे वापस? उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, हम इस पे एग्रीड थे। आप इस पे मुतमईन हैं? ये लिखत पढ़त हुई है इस पे? जी इस पे लिखत पढ़त बाकायदा हुई है, हमारे पास इनके साइन शुदा लेटर्स है, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि वो उनको करना चाहिए था के लिए कि भाई मेरे देख, हमने 15 दिन का वादा। मार्जिन क्या तय हुआ? मार्जिन आपका क्या तय हुआ? 2 हफ्ते के अंदर वो आपके मार्जिन को कहां लेकर चले जाएंगे? मैं सुन नहीं सका। आपका मार्जिन अब क्या होगा? क्या यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने आपको मार्जिन से मुतालिक? वो तो 8% होना चाहिए। वो एडमिट कर रहे हैं कि ये इस मार्जिन पे पंप नहीं चल रहे हैं। अक्सर जो पंप आज बंद हुए हैं वो साइड तो अपनी जगह पे, लोग परेशान है कि यार इस मार्जिन पे हम चला ही नहीं पा रहे। मतलब पहले तो ये था ना कि थोड़ा बहुत नुकसान होता था, अब तो डेली नुकसान हो रहा है। जबकि कुछ चैनल पे चल रहा है ये कि जी रोज ही चेंज हो रहा है, तो आप लोग ये तो ऐश लगे हुए। भाई हमें रोज नहीं चाहिए यार, 5 रुपए महीने में जो चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा, या 10 रुपए या 20 रुपए, उसमें मैकेनिज्म पे ले जाओ ना। वैसे तो हमें बंगड़े डालने चाहिए कि रोज 5 रुपए बढ़ा। अगर मैं अब जरा क्विकली आप दोनों से पूछता हूं, वैसे तो आप अभी भी एहतजाज पे हैं हुमायूं साहब, लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद ये जो यकीन दहानी आमिर साहब को, इनकी टीम को करवाई गई है, एसोसिएशन को करवाई गई है, इन पर अमल नहीं होता, तो आप फिर भरपूर एहतजाज में इनके साथ शामिल होंगे? जी हम लोग तो फिर हुमायूं साहब पहले आप जवाब दें। हुमायूं साहब जी हम इस काज के लिए इनके साथ भरपूर एहतजाज में शामिल होंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारा जो काज है वो एक है। इसमें थोड़ी मैं क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं, ये मुगालता है, मतलब हर बंदे की समझ है। ये आमिर खान हमारे बड़े भी हैं और मेरी बिरादरी का है, लेकिन चूंकि जो हमारा इस वक्त मौक़िफ़ है वो पूरा पाकिस्तान दुनिया में ये बात
सुनी जा रही हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है, मुझे अली परवेज मलक साहब ने उस वक्त बताया था कि ये $7 आज जो है ना रेट बढ़ा। ये असल में ओएमसी और रिफाइनरी के नीचे खेल रहे हैं और पब्लिक से अपने आप को बचाने के लिए कि पब्लिक को छोटा छोटा टीका रोजाना लगाया करो तो पब्लिक को समझ नहीं आएगी। मतलब जो 15 दिन के बाद बड़ा टीका लगने वाला था, ये ओएमसी ने वो कहा उसको कि रोजाना की 15 दिन बुनियाद पे का करें। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया हुमायूं सिंह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। एक ये कि अमेरिकी कांग्रेस ने फ़ौज के लिए रिकॉर्ड $1150 अरब के दिफाई बजट की मंजूरी दे दी है। NDAA ने जो है वो आप एक बिल होता है, इट इज़ अप्रूव्ड। लेकिन इसराइल क्यों चाहता है कि अमेरिका अकेले ये जंग लड़ता रहे? इस पर मैं आगे चलकर आपको इसराइली वज़ीर की जो गुफ्तगू है वो सुनवाता हूँ। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि सऊदीज़ आर अंडर अटैक, लेकिन उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो शायद ईरानियों का ख्वाब था। वो सब जो ईरान से अमेरिका छीन रहा है वो सऊदीज़ को दे दिया गया है। लेकिन इस सब पर बात करने से पहले एक और मामला देखिए कि बाबुल मंदब में हौसियों के हमले में सऊदी जहाज़ों को आग लग चुकी है। ये सऊदी जहाज़ हैं जिन पर अटैक किया गया, जिनकी तादाद 2 है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 और जहाज़ हैं, चाइनीज़ टैंकर्स, इस वक्त बाबुल मंदब की तरफ बढ़ रहे हैं। इन टैंकर्स पर 40 मिलियन बैरल सऊदी तेल लदा हुआ है। टैंकर्स चाइनीज़ हैं और ऑयल जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से है। अब नज़रें इन पर हैं कि क्या ये चाइनीज़ टैंकर बाबुल मंदब से निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। क्या सऊदी जो हैं वो अपने इस तेल को पार करवा सकेंगे, हौसी इस पर हमला नहीं करेंगे? अच्छा, इस सब के बीच ईरान जो है वो अपनी अटैक स्ट्रेटजी भी बदल चुका है, गहरे ज़ख्म दे रहा है अमरीकियों को। खित्ते में अमरीकी रडार नेटवर्क पर मुनज़्ज़म हमले किए गए हैं। 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के कम अज़ कम 10 रडार्स को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, जिनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है और कुवैत में लॉन्ग रेंज रडार भी इसमें शामिल है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ी नाकामी है। ये ज़ाहिर है जंगी फ्रंट है और हमले और फिर उनके जवाब में रद्द-ए-अमल, हमले, तेल मार्केट में हंगामा, आलमी जमूद। लेकिन इस सब के बीच सऊदीया गॉट द डील। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 30 साला तारीखी और अरबों डॉलर मालियत के सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी सरजमीन पर यूरेनियम मौजूदगी के प्लांट भी कायम कर सकेंगी। ये डील एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ईरान को यूरेनियम मौजूदगी के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी इजाज़त नहीं दे रहा, उस पर भी बहुत बात करता है। लेकिन सऊदी और अमेरिका के साथ इस डील का हो जाना, इस डील का एग्जीक्यूट हो जाना, अनाउंस हो जाना, फॉर्मली एग्रीड अपॉन हो जाना, ईरान को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैसेज है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो है वो इस वक्त $96 फ़ी बैरल तक जा चुकी है। लेकिन अमरीकी सदर कहते हैं, उनके मुताबिक एक नए सर्वे में अमरीकी अवाम, अमेरिकन जंग के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ सस्ता तेल चाहते हैं, महंगा तेल वो नहीं ख़रीदना चाहते। अच्छा, ये जो महंगा तेल है, पेट्रोल है, ये अकेला कंसर्न नहीं है अमरीकियों का, क्योंकि इस वक्त अमरीका को सिर्फ इस एक फ्रंट पर महंगाई का या नुकसान का सामना नहीं है, बल्कि जंग पर अमरीका के $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा को ऐवान नुमाइंदगान में समाअत के दौरान जंग के लिए मज़ीद $87 अरब के तकाज़े पर तख्त जुमलों का सामना करना पड़ा, एहतजाज भी हुआ। लेकिन दिफाई अखराजात पर शदीद सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद अमरीकी कांग्रेस ने फ़ौज के लिए ये जो बजट है $1150 अरब का, इसकी मंजूरी दे दी है। अमरीका इस जंग में अकेला है और ये जंग उसे महंगी पड़ रही है और ईरान बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान ने खित्ते में रडार नेटवर्क पर हमले किए हैं। 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के कम अज़ कम 10 रडार्स निशाना बने हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अली सालेम एयरबेस कुवैत की जो है वहाँ एक टेक्टिकल रडार कॉम्प्लेक्स, और अहमद जाबिर एयरबेस पर जो लॉन्ग रेंज रडार था वो भी निशाना बना है। ये ज़ाहिर है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब ना नेटो साथ है, ना गल्फ़ ममालिक ने कोई साथ दिया है, बल्कि इस सब में अमेरिका अकेला है। वैसे इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर यह हमला किया था। अब नुकसान अकेले अमेरिका का हो रहा है और इसे ये जंग तनहा लड़ना पड़ रही है, जिस पर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि ये इसराइल के लिए बेहतरीन सूरत हाल है कि अमेरिका अकेले ही लड़े। और अमेरिका इसराइली ख्वाहिश के मुताबिक ये हमले, ये लड़ाई जारी रखे हुए है। मुसलसल 12वीं रात जो है उसमें भी ईरान पर बमबारी की गई है। हमले के नतीजे में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं, 11 ज़ख्मी हैं। IRGC ने कुवैत में अमरीकी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है और इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उसने कुवैती अवाम से कहा है कि ये कार्रवाइयाँ कुवैत के ख़िलाफ़ हम नहीं कर रहे, वाशिंगटन की जारियत के ख़िलाफ़ हम ये कर रहे हैं। और पासदारान इनकलाब कहता है कि ईरान नहीं बल्कि अमरीका अरब ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम तो आपके साथ बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात
चाहते हैं। इस सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान मशरक़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। इस सब के बीच मशरक़ी साहब, ज़ाहिर है जंग हो रही है और हम ये बात बार बार करते हैं कि ज़ाहिर है जंग का एक को नुकसान होता है, एक फरीक जो है उसका फ़ायदा उठाता है, लेकिन कारोबार करने के लिए सारे राज़ी हैं, आमादा हैं। आपने सोचा था आउट ऑफ द ब्लू इसी वक्त में, इसी टाइमिंग पे सऊदीज़ जो हैं वो अमेरिका के साथ अपनी डील क्रैक कर लेंगे और वो सब कुछ जो ईरान की ख्वाहिश रही वो सऊदीया की झोली में डाल दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया अबैदुल्ला। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव है अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को दोबारा से अपने ब्लॉक में लाने की। देखें, एक बड़ी क्लैरिटी हुई जैसे ही ईरान पर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी क्लियर सोच आई कि अमेरिका जो है वो खित्ते में सिर्फ इसराइल के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इसराइल की हिफाजत के लिए, और अमरीकी जितने भी अड्डे हैं वो बजाय उन अरब ममालिक की हिफाजत के वो उनके लिए वबाले जान है। इस सारी सूरत हाल के बाद हमने देखा कि जो स्ट्रेटेजिक डिवीजन आई और एक शिफ्ट आई टूवर्ड्स चाइना, और खित्ते के अंदर बात होने लगी कि शायद नया सिक्योरिटी जो पैराडाइम है वो इस तरह की होगी जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, चाइना के साथ मिलकर अरब ममालिक अपना डिफेंस जो है वो डिजाइन करेंगे। लेकिन ये जो चीज की गई है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने अपनी खोई हुई ताकत और डूबती हुई साख को बचाने के लिए अरब ममालिक के साथ इस एग्रीमेंट को किया है, जिसके अंदर ना सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर के नाम के ऊपर जो इसके अंदर डिटेल्स हैं उसके मुताबिक जब एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की कोई हद नहीं होगी, और अभी तो उसको कहा गया है लेकिन यही हुआ पहले भी, और ये हो सकता है कि सऊदी अरब कल को जनाब वो मुकम्मल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और फिर एक बार वही बात हो कि खित्ते के अंदर जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज्यादा एकदम से असरअंदाज होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर एक बार फिर अमेरिका वो कंफ्यूजन पैदा करने में कामयाब हो रहा है जो कि अरब और ईरान के दरमियान है, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान। दूसरी जानिब अगर आप खित्ते में देखें तो हम बार बार बात करते थे कि पूरा खित्ता, चाहे वो सीज फायर पाकिस्तान की मेहनतों से अचीव हुआ था अप्रैल में और वो MOU की शक्ल में एक नजर आया खत्मी नतीजे की तरफ जाता हुआ, लेकिन हम सब ये बात करते थे कि ये एक आतिशफिशा है, ये एक चिंगारी दिखाने से दोबारा भड़क उठेगा, और वही हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेटली ये हुआ है। लेकिन इसमें कल एहतशाम साहब आप कह रहे थे कि जी वो ईरानियों ने कहा है कि हम डील करना चाहते हैं, मैसेजिंग हुई, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं जी हमने तो 12वीं रात की बड़ी तैयारी की हुई है। 12वीं रात की वो तैयारी ज़ाहिर है उन्होंने किस तरह की और किस तरह एग्जीक्यूट की इस पर बात हो सकती है, लेकिन रूबियो कहते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त तैयार नहीं है, सीरियस नहीं है अबाउट मेकिंग अ डील। तो अमेरिका ने रद्द किया, ईरान ने ऑफर नहीं की, एग्जैक्टली अब लेटेस्ट क्या है इस पर? देखिए, दोबारा से अब जो हम बात करते हैं ना रोज़ाना के जी अब सालसी की बात दोबारा से शुरू की जाए, तो ये ऑफिशियली कल सिकंदर मोमिनी साहब ने, ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी आप सालसी के एफर्ट दोबारा शुरू करें, और पीस विद ऑनर की उन्होंने बात किए जाते हुए उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं सीज फायर हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएँ, अगर जिसमें वक्त लग सकता है, और यही बातें पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी कर रहा है। अच्छा देखिए ना, एक जो नई डायमेंशन इसमें दाखिल हो गई है, अगर आज यरूशलेम पोस्ट आप देखें और टाइम्स ऑफ इजराइल, उन्हें तो जिसको कहते हैं बहुत पड़ गई है कि ये जो मुद्दतों से जो हम रजिस्ट कर रहे थे कि सऊदी अरब के साथ कोई सिविल न्यूक्लियर डील ना की जाए, तो वो उन्होंने कर ली, 10% के ऊपर कर ली, और कोई ये सेफ गार्ड नहीं होंगे। इससे पहले आपने देखा UAE के साथ ये मायदा अमेरिका कर चुका है, लेकिन वो सेफ गार्ड के साथ है। अब वहाँ पे तो खबरें इसराइल में ये आ रही हैं कि 10% तो अमेरिका दे देगा, 90% पाकिस्तान उनको दे देगा, तो दे विल बी इन ए पोजीशन टू मेक अ बॉम्ब। अब ये किस हद तक है, किस हद तक ये बात ही है कि वो ये कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में जो सारी उम्र अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है, अब शायद नहीं रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसकी है कि जो इजराइल के अखबार लिख रहे हैं कि नेतन्याहू तो कहते थे जी ईरान हमारा दुश्मन है, तो जो नया बंदा है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अब कहा जा रहा है एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, वो कहता है कि जी नंबर 1 एनिमी हमारे 3 है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है और टर्की है। अब तो लगता है कि महाज अब ईरान के बाद इस तरफ भी आएगा। अब देखें, जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो सऊदी अरब ने अभी तक आपने देखा रजिस्ट किया है कि वो डायरेक्ट इसमें मत कूदे, लेकिन आप देख लें उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। आपने हरमुज़ बंद है, बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया। उन्होंने कल से कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब के 3.5 मिलियन बैरल तेल जो है ना वो नहर स्वेज के लिए ले जाए, लेकिन नहर स्वेज वाला रास्ता इतना लंबा है, इतना उस पर
महंगा है कि वो शायद उसके शायद लिए इसकी तैयार वजह नहीं। ये भी है कि दे अज्यूम, एक तो आपने जो इसराइल वाली फैक्टर की बात की ना कि उसमें नया पाकिस्तान वाला उनको बड़ा खटक रहा है मामला, उनके एक और वजीर का बयान भी है ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है उन्हें हम बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं और उस खत्ते में होते हुए जो मामलात हैं वो हमारे लिए बड़े मानी रखते हैं, इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सऊदीज़ शायद इसलिए इस वक्त रिएक्ट नहीं करे, मशरक़ी साहब मेरी नाक़िस राय में या मेरा थीसिस कैथारसिस ये कहता है कि उनकी डिपेंडेंसी है। उन्होंने पहले अमेरिका के साथ मामलात को रखा, वहाँ उनको नुकसान हुआ, ईरान उन पर हमले करता रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जब वो पाकिस्तान वाला भी आप उसको एक्टिव करते हैं तो भी उस तनाजुर में पाकिस्तान बहुत नपे तुले तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहेगा, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश तो रहेगी, ऑल्दो मुआहदा कुछ और कहता है। तो अगर वो डायरेक्टली रिटेलिएट कर सकते होते तो शायद वो इतने तहम्मुल का मुजाहरा ना करते। अबैदुल्ला साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के लिए रिटेलिएट करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ है कि हम इसको यहाँ पर समझना ये चाहिए कि किसी भी हालत में रिटेलिएट ना हो, ये खिते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसकी कोई भी रीज़न हो, चाहे वो उसकी मजबूरी हो या चाहे वो पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम किरदार हो कि जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि रिस्ट्रेन रखा जाए सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ईरान के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो जो होतीज़ की कार्रवाइयाँ हैं या तो उनको ओन ना करे किसी भी हालत में, और अगर उनको ओन करता है तो फिर इसके पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको रिटेलिएट ना करने की वजह। और तीसरी बात यह है कि अगर हम इसको सारे को देखें तो एक चीज बड़ी क्लैरिटी से समझ आती है, वो ये कि इसराइल उस मिशन में कामयाब हो गया है जो मिशन हम बार बार बात करते थे कि खित्ते में आग लगाकर वो तमाशा देखना चाहता है। अगर वो जो अभी आपने इसराइली वजीर का बयान चलाया उसको देखें या बाकी मामलात को देखें तो ये वही होता नजर आ रहा है कि इसराइल अमेरिका के फौजी भी मरवा रहा है, इसराइल ईरान में को भी आग में झोंक रहा है, इसराइल ने अरब ममालिक में भी आग लगवा दी, वो सबको दूसरी तरफ एंगेज करके अपनी जो कब्जे की पॉलिसी है उसको आगे लेके चल रहा है ना। हाँ, क्या चीज है जी उबैद, इसमें एक बड़ा कैच है, बड़ा मेरा ख्याल है असल बात इस वक्त ये है कि इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जेडी वैंस बिल्कुल अकेले खड़े हैं। आपने देखा कि वो तो एंटी वॉर है, एंटी इसराइल है। उन्होंने यहाँ तो कह दिया है कि इसराइल $500 बिलियन सिर्फ अपनी हमायत हासिल करने के लिए यूट्यूबर्स को देता है वहाँ पे, क्या कहते हैं, अमेरिका में। और आपको याद है कि जब अभी यहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, तो मुलाकात हमारे फील्ड मार्शल से हुई थी जेडी वैंस की, और मेरी इत्तला ये है कि फील्ड मार्शल ने कहा था कि जेडी वैंस साहब अगर आप 2 दिन और रुक जाते इस्लामाबाद में तो ये मायदा हो जाना था। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने इस बात को एग्री किया। और फिर आपने देखा जब जेडी वैंस से वहाँ पे सवाल एक इंडियन ने किया कि ये उनके खिलाफ बोलेंगे तो जेडी वैंस ने कहा आई लव पाकिस्तान। कमांडर इन चीफ ट्रंप हैं, मुझे लगता है जैसे IRGC और ईरानी हुकूमत ने एक रखा हुआ है प्ले कि जाहिर है कि अगर मुज़ाहमती फ्रंट है तो ये है, सिफारती फ्रंट है तो ये है। अमेरिका ने भी शायद अब इस पॉलिसी को ऑप्ट किया है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ट्रंप की नाक के नीचे जेडी वैंस जो है वो एंटी इसराइल भी है, एंटी वॉर भी है। ये ऑप्टिक्स की हद तक ठीक है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। अब तो देखें मेजॉरिटी रिपब्लिकन की तैयार कर रही है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए जेडी वैंस ही कैंडिडेट होंगे। हाँ, वो तो डेफिनेटली, वो तो इस जंग से पहले से था कि जेडी वैंस आएंगे, और वो उसी सेंटिमेंट को, क्योंकि देखें दोनों सेंटिमेंट्स को एंगेज करेंगे तब वो उसको वोट में कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर वो अपनी साइड पिक एंड चूज करेंगे, क्योंकि ट्रंप को तो लेगेसी का मसला नहीं है ना मशरक़ी साहब, उन्होंने तो बुनियादी तौर पर अब ऑल आउट है उनके लिए, बेंस के लिए बहुत कुछ है और उसके लिए उन्होंने फाइट करना है, इसलिए वो दोनों सेंटिमेंट्स को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए अगर ये नवंबर के इलेक्शन बुरी तरह हार जाते हैं रिपब्लिकन्स, तो ना सिर्फ रिपब्लिकन्स का मुआवजा होगा बल्कि बहुत सारी तहकीकात होंगी, बहुत सारे लोग इस जंग के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल में जा सकते हैं, और जेडी वैंस का जो अगली टर्म में प्रेसिडेंट बनने का जो ख्वाब है या जो उनका प्लान है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक चीज तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल दोनों तरफ से गुड कॉप और बैड कॉप खेला जा रहा है, एज ए स्ट्रेटेजी खेला जा रहा है। लेकिन इस गुड कॉप और बैड कॉप के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है पूरी दुनिया की जो सप्लाई लाइन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना इसमें। जी बिल्कुल, ये जो अरब ममालिक का है जो वहाँ पे तख्ता मश्क बने हुए हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि इन ममालिक को, अमेरिका को भी जल्द अज जल्द फैसला करना होगा सीज फायर और अमन की तरफ आने के लिए, और हकीकी मानों में, सॉरी टू कट यू, हकीकी मानों में फैसला करना होगा। इजाजत मैं दे देता, लेकिन एक ही जुमला होगा, बहुत कम टाइम है, एक जुमला गिन के। एक ही जुमला है कि मोमिनी साहब को, जो यहाँ से सिकंदर मोमिनी साहब गए हैं, उन्हें यही बताया गया कि देखें ये GCC ममालिक आपके दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन इजराइल है, तो आप इनके साथ मत लड़ें, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इन सो मेनी वर्ड्स वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम क्या असल जुमला है। चलें जी, अब अगर जुमला मुकम्मल हो गया तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ। मशरक़ी साहब आपके ताउन का, आपके, और एहतशाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, 29 साल पहले एक भारतीय नौजवान एक एहतजाज में शरीक हुआ। वो ABVP के बैनर तले तकरीबन 1500 तलबा की एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहा था। ये रैली बुनियादी तौर पर जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम था उसके पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ निकाली गई थी, जिसमें पुलिस के शदीद लाठीचार्ज से इस नौजवान की हड्डियाँ भी टूटी। सन 1997 का वो एहतजाज आखिर आज दिल्ली में जारी कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचक की जो एहतजाजी तहरीक है उससे कैसे जुड़ता है? ये किस्सा बेहद दिलचस्प है और मानी खेज भी है। वो ऐसे कि 29 साल पहले एहतजाज करने वाले इस नौजवान का नाम धर्मेंद्र प्रधान था, जो आज भारत का वज़ीर तालीम है। वही वज़ीर तालीम के जिससे आज हज़ारों तलबा इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। और सिर्फ वज़ीर तालीम ही नहीं, बल्कि एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ है कि भारत का तालीमी निज़ाम संगीन खामियों का शिकार है। ख़ास तौर पर नीट के पर्चे के लीक होने ने लाखों तलबा का मुस्तक़बिल दाव पर लगा दिया। 20 नौजवानों ने खुदकुशी की, जिसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ही है। ऐसे शख्स को वजारत में रहने का कोई हक़ नहीं। ये मुजाहिरीन का बड़ा दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ है। एहतजाज जारी है और भारतीय हुकूमत इसे दबाने के लिए अपना वही पुराना ज़ालिमाना नुस्खा आजमा रही है जो हर बड़े एहतजाज पर वो आजमाती आई है। पहले पुलिस के ज़रिए घेराव, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, उसके बाद फिर मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। एहतजाज करने वालों को गद्दार, इंतशार पसंद, दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन करार दिया जाने लगा। कभी चीन की फंडिंग तलाश की गई तो कभी पाकिस्तान की, और कभी बैरूनी साजिशों का राग अलापा गया। इवन अर्नब गोस्वामी CIA तक की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार का भारत के गोदी मीडिया का मुकाबला जेनजी से, और ये नस्ल पुराने हथकंडों से डरने वाली नहीं है, उसके आगे सरेंडर करने वाली नहीं है। गोदी मीडिया ने भी एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। CIA की इन्वॉल्वमेंट, चाइनीज़ फंडिंग, पाकिस्तानी फंडिंग, दहशतगर्द और नापुख्ता जहन, कॉकरोच, सारा कुछ कहा जा रहा है। बल्कि 20 दिन तक इसकी जो कवरेज है उसका भी बॉयकॉट किया गया। लेकिन फिर जब यहाँ पर एहतजाज कवर करने के लिए ये गोदी मीडिया के सहाफ़ी आए तो इन्होंने क्या रवैया अपनाया, किस तरह से इनका जो इश्तियाल अंगेज़ रवैया था, यानी कवरेज के लिए जो एथिक्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उससे बरखिलाफ़ किस तरह ये बात करते रहे। ज़रा आप साथ साथ ये वीडियो देखते रहें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये मामलात में ख़ुद इन्वॉल्व हैं। और फिर इनके ख़िलाफ़ इस जेनजी ने रद्द-ए-अमल क्या अपनाया, ज़रा वो भी देखिए किस तरह के नारे लगते रहे। भारत में सिर्फ तलबा ही सड़कों पर नहीं है। इस एहतजाज को सियासतदान, अपोजिशन रहनुमाओं, समाज कारकुनों, असातिज़ा और बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियात की हिमायत भी हासिल है। शबाना आज़मी हों, दीगर कई अदाकार हों, मीडिया के ज़रिए, कन्वेंशनल मीडिया के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और नसीरुद्दीन शाह भी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर बोले हैं। हुकूमत जितना इस एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है, इसकी हिमायत उतनी ही बढ़ती जा रही है। भारत के मुख्तलिफ शहरों से लोग एहतजाज करने वालों के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं। कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई यहाँ पर दवाएं भेज रहा है। किसी को कुछ नहीं पता ये खाना कहाँ से आ रहा है और आ किसके लिए रहा है। एक ऑर्डर में 10-10, 20-20, 30-30 बर्गर्स आते हैं और कहा जाता है कि वहाँ जाकर डिलीवर कर दें, लोगों के दरमियान बांट दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़, एक और फ़र्क जो BJP सरकार भारत में मुसल्लत करती रही, मजहबी तफरीक, वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आया। इस एहतजाज में हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। एक तरफ पूजा पाठ हो रही होती है, दूसरी तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं और फिर सब एक ही मकसद के लिए नारे भी लगा रहे होते हैं। अब नारों की बात हो रही है तो ज़रा दिलचस्प बात ये सुनिए कि भगत सिंह के जो इनकलाबी नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, जो भारत का फ़ख्र समझा जाता है, जिस पर भारत बड़ा फ़ख्र करता है, घमंड करता है, आज वही नारे बाज़ TV स्टूडियोज़ में गैर मुल्की साजिश करार पा रहे हैं। BJP का सोशल मीडिया सेल और मोदी सरकार पुराने हथकंडे इस्तेमाल करें। इवन जो कन्वेंशनल मीडिया है वो भी यही सब कुछ कराए, लेकिन मुकाबला जेनजी से है, जिसका हथियार मीम्स हैं, नारे हैं, पोस्टर्स हैं, वीडियोज़ हैं और बहुत क्विकली अपलोड करके ये लोग सारा कुछ जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और दुनिया भर में इस बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, फिर कनाडा, अमेरिका में भी। अब ज़रा ये कुछ पोस्टर्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंबानी फैमिली है, जाहिर है उसका जो गठजोड़ है, ये ज़रा अगर रोक दिया जाए, ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए है। और उनको कहा जा रहा है कि अगर आप साइन करने से आ रही हैं, यानी अगर आप जाहिल हैं, तो फिर आप अंगूठा लगा दें, लेकिन खुदा के लिए अंगूठा लगाएं, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अगला जो पोस्टर है वो भी जाहिर है दिलचस्प है। इसमें यह कह दिया गया है, वैसे आप उम्मन सुनते हैं ना, अब की बार फलानी सरकार, इस पे लिखा हुआ है कि अब की बार अंतिम संस्कार। ये पोस्टर कहते हैं कि जनाब प्रोटेस्ट करने वाले थे, मुजाहिरीन थे, इसलिए उनको उठा के ले गए, सोनम वांगचक को उठा के लेके गए, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। कहते हैं अगर रेपिस्ट होता
तो अब तक उसको फूलों की माला पहना के नेता बना दिया होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मोदी साहब के लिए डायरेक्टली है जी। अगला पीएम शादीशुदा होना चाहिए। भारतीय नौजवान कह रहे हैं कि हमारा वजीर आजम क्योंकि शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो मन की बात, क्योंकि मोदी जी हर बार कहते हैं मित्रों मन की बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी मन की बात आप घर पे करें, बीवी से करें, शादीशुदा होंगे तो ही करेंगे। तो अगला वजीर आजम शादीशुदा हो, मन की बात बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। चाय का ढाबा खोलने के लिए, चाय का ठेला लगाने के लिए भी मोदी साहब को मशवरा दे दिया गया। तो ये वो कौम है जो जाग चुकी है और ये बुनियादी तौर पर नित नए तरीक़ों से एरर 40 फाउंड, अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड, तो ये नए तरीक़ों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये बच्ची का जो मैसेज है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहती है जी मैं 7 साल की हूँ, मेरा मुस्तकबिल बचा लें। क्या भारत के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज है? क्या मोदी सरकार और मोदी जैसे शिद्दत पसंद माइंडसेट का भारत में खात्मा होना? इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अहमद हसन अरबी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू अहमद फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे जाहिर है हम, बल्कि इंडियन मीडिया भी खुद ये कह रहा है, अर्नब गोस्वामी को देखें, सबको देखें, दिस इज़ नॉट नेपाल, दिस इज़ नॉट नेपाल। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, इंडिया में ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह से ये लोग आए और फिर जिस तरह से ये डट गए और फिर जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लाइक द मीम्स एंड एवरीथिंग, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पिछले 12 साल से जिस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है, जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इंडिया की डिज़ाइन की जा रही है, जिस तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं, जिस तरीके का सप्रेशन रिप्रेशन दिखाया जा रहा है, वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अभी भी आप जो ये बात करें, जो नीट एग्ज़ाम्स का जो प्रोटेस्ट नीट एग्ज़ाम्स के लिए शुरू हुआ था, आप वो देख रहे हैं नीट एग्ज़ाम, यस उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अब रह गया। आप दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें से वो एग्जामिनेशन फ्रॉड के ऊपर बात नहीं हो रही, उसमें लद्दाख के 6 शेड्यूल की भी बात हो रही है, उसमें मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुई है, मणिपुर से लोग आके उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें नागालैंड से लोग मौजूद हैं जो नागास के खिलाफ एफ्स्पा का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था उसके खिलाफ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको मुस्लिम स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर्स और हिंदू सेंट्स भी मिलेंगे जो रिलीजियस हेट्रेड है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको वहाँ पे फार्मर्स हज़ारों की तादाद में दे हैव रिसेंटली ज्वाइंड दिल्ली जंतर मंतर के जो मोदी की और अडानी और अंबानी की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सो पिछले 12 साल में जहां जहां पे ऑपरेशन हुआ है, दलित्स ने ज्वाइन कर लिया है, वहां पे रेड कॉरिडोर से लोग आए हुए हैं। सो बेसिकली पिछले 12 साल में जहां जहां पे मोदी ने पावर का इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए, ये उसका एक बहुत मैसिव और बहुत बड़ा रिएक्शन है। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली से निकलकर पूरे भारत में फैल चुके। सो इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि इस तरह का कुछ ना कुछ होना है। हाँ, इस तरीके से शायद एक्सपेक्टेड नहीं था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो होगा, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, सिर्फ यूथ होगी और वो ऑर्गेनिकली निकलेगी और पूरी डायनामिक्स को चेंज कर देगी, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, इट वाज वेरी मच राइटिंग ऑन द वॉल कि आज नहीं तो कल भारत के अंदर लोगों ने मोदी के खिलाफ निकलना ही था। अच्छा, इसमें जो शिवसेना पॉलिसी है या आप कह लीजिए बीजेपी की जो अपनी पॉलिसी है कि फौरी तौर पर मामलात को राइट लेफ्ट डाइवर्ट कर दिया जाए, उन्होंने इसमें पाकिस्तान का एंगल डाला, उन्होंने इसमें चाइनीज़ एंगल डाल दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि जी CIA का भी इसमें जो है वो स्टेक है और CIA भी यहाँ पर जो है मामलात को लेकर चल रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। लेकिन ये वो चीज़ है जो हमेशा इंडिया को यूनाइट करती है। लाइक आप पाकिस्तान की तरफ पिन पॉइंट करें, आप इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी नहीं चली। आपने देखा होगा वो किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और किस तरह से लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो क्या वजह हुई कि यहाँ ये पॉलिसी भी फेल कर गई? अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा शिवसेना और RSS की पॉलिसी, ये दोनों एक राइट, अल्ट्रा राइट कंसिडर होते हैं इंडिया के अंदर। जस्ट टू एक साइड नोट के ऊपर, सिर्फ ग्रेविटी आप इन प्रोटेस्ट की देखिए कि शिवसेना के जो फ्लैग बेयरर्स रहे हैं इंडिया में, बाल ठाकरे की पार्टी, उसका भतीजा और बेटे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उन दोनों ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। और महाराष्ट्र के अंदर पूना, नागपुर, छत्रपति, संभाजी नगर, हर जगह के ऊपर कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र जो कि गढ़ समझा जाता है शिवसेना का। सो इवन जो RSS के लोग हैं, इवन जो BJP के सपोर्टर्स हैं, वो भी हैरान हैं। वो भी कहते हैं कि एक जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, उसका इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और फिर बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सो ये एक मैसिव मूवमेंट है जो कि बिल्कुल हाथ से स्लिप हो चुकी है नरेंद्र मोदी के। और जहाँ तक आपने बात की कि वही जो एंटी नेशनल कह रहे हैं, एंटी हिंदू कह रहे हैं, आप अगर क्वेश्चन करें
नरेंद्र मोदी को उसको उसकी हुकूमत को क्वेश्चन करें तो कहा जाता है आप हिंदू धर्म को क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है। सोनम वांगचुक के बारे में कभी उनको पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं, कभी उनको चाइना का एजेंट कह रहे हैं, कभी नेपाल का एजेंट कह रहे हैं। सो ये तमाम जो नैरेटिव होते हैं ना, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है अगर इसमें हकीकत ना हो तो वो शेल्फ लाइफ आई थिंक इंडिया में जो एक माजी गुजरा है पिछले 2-3 साल के अंदर, वो शेल्फ लाइफ ये मीट कर चुके हैं। अब इन नैरेटिव के अंदर से हवा निकल चुकी है, इस वजह से इट इज़ यूजलेस कि अब ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने वो देखा किस तरीके से वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने बेसिकली दे हैव वेपनाइज्ड ह्यूमर एंड सैटायर इन तमाम ये एंटी हिंदू और प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना और जॉर्ज सोरोस और इन सारी चीज़ों को लेकर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने ट्विटर के ऊपर बराक ओबामा का एक इंटरव्यू अपलोड कर दिया जिसके अंदर उसने बात की हुई थी कि अगर इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को उन्होंने का रिप्रेशन उन्होंने अगर ख़त्म ना किया तो फिर इंडिया टूट सकता है। सो उसके ऊपर मैंने सिर्फ इंडियंस के कमेंट्स पढ़े, कोई लॉजिकल बात नहीं थी। ये सोरोस की साजिश हो गई, ये अमेरिका की साजिश हो गई, ट्रंप ने साजिश कर दी, चाइना अमेरिका इंडिया के खिलाफ मिल गए। सो बेसिकली दिस इज द माइंडसेट जिसके साथ आप डील कर। अब इतने लॉजिकल माइंडसेट एक हद तक तो चल सकता है, लेकिन उसके बाद ये कोलैप्स करके गिर जाएगा। लेकिन डेफिनेटली, और वहीं पर हम वो वीडियोस भी देख रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से या ट्विटर अकाउंट से बता रहे हैं कि देखें ये एक बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे से नमाज अदा कर रहे हैं। तो वो जो एक ये कार्ड था वो भी फेल हो गया, फिर एंटी नेशनल कार्ड भी फेल हो गया। खैर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।